हेलो एवरीवन, बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर में आज हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं। एक व्यक्ति कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकार एवं छूटें, प्रिविलेजेस और एग्जिबिशंस ऑफ ओपीसी यानी 1% कंपनी। पिछली क्लास में हमने 1% कंपनी की परिभाषा और उसके जो मेन फीचर्स हैं उसके बारे में बात की थी। आज हम ओपीसी को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं और कुछ विशेष छूटें उसको मिली हुई है, यानी कंपनी अधिनियम के कुछ प्रोविजन से उसको एग्जिबिशंस दी गई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहली जो एग्जिबिशंस है अंडर सेक्शन 3 वो कहती है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स यानी अभिदाताओं की संख्या। सब्सक्राइबर का मतलब होता है अभिदाता। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अभिदाता क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सक्राइबर। तो सब्सक्राइबर वो होते हैं जिस समय कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है उस समय मेमोरेंडम पर जो लोग सिग्नेचर करते हैं, जो लोग मेमोरेंडम पर एज अ सब्सक्राइबर अपने इनिशियल करते हैं वो ही सब्सक्राइबर कहलाते हैं, अभिदाता कहलाते हैं। तो ओपीसी के केस में 1% कंपनी के केस में सिर्फ एक व्यक्ति ही एज अ सब्सक्राइबर सिग्नेचर करे तो काम चल सकता है। लेकिन जो अदर कंपनीज हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो पब्लिक है, तो प्राइवेट के केस में कम से कम 2 लोग एज अ सब्सक्राइबर सिग्नेचर करते हैं और पब्लिक कंपनी के केस में एज अ सब्सक्राइबर एटलीस्ट 7 मेंबर्स का इनिशियल करना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की न्यूनतम संख्या अंडर सेक्शन 3। तो सदस्यों की न्यूनतम संख्या के बारे में ये बताया गया है कि ओपीसी सिर्फ एक और मात्र एक मेंबर से चल सकती है। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है 1% कंपनी, तो इसमें कम से कम एक सदस्य हो सकता है, जबकि जो दूसरी कंपनीज हैं उसमें कहीं एटलीस्ट 2 मेंबर और कहीं एटलीस्ट 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर के भी यानी संचालकों की संख्या को लेकर के भी ओपीसी को कुछ छूट मिली हुई है कि यहाँ पर चूंकि 1% कंपनी होती है इसलिए एक संचालक से ही काम चल सकता है। ओपीसी में सिर्फ एक डायरेक्टर हो, ओनली 1 डायरेक्टर होने पर भी काम चल सकता है, जबकि एक प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स और पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 7 डायरेक्टर्स होने जरूरी है अंडर सेक्शन 149। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट डायरेक्टर का प्रथम संचालक। प्रथम संचालक वो होते हैं जो जिस समय कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है और कंपनी की जनरल मीटिंग जब तक नहीं हो जाती तब तक जो व्यक्ति कंपनी का संचालक रहता है वो फर्स्ट डायरेक्टर कहलाता है, प्रथम संचालक कहलाता है। तो एक ओपीसी में प्रथम संचालक उसका खुद का वो सदस्य ही होता है, वो 1% ही होता है जिसके जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाता है, तो वही कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर माना जाता है। इन अदर केसेस हम ये देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी में जो लोगों ने एज अ सब्सक्राइबर मेमोरेंडम पर सिग्नेचर किए हैं, पब्लिक कंपनी में एज अ सब्सक्राइबर जिन लोगों ने सिग्नेचर किए हैं वही कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर माने जाते हैं जब तक कि एजीएम नहीं हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स यानी संचालकों की सभाएं। तो हम सभी जानते हैं कि कंपनी की सभाएं 2 तरीके की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीटिंग्स इन अ कंपनी। डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है और मेंबर्स की भी मीटिंग होती है। तो ओपीसी को डायरेक्टर्स की मीटिंग होल्ड करना या उन्हें आयोजित करना या कॉल करना जरूरी नहीं होता है। जो अदर कंपनीज होती हैं उनको डायरेक्टर्स की मीटिंग अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट कॉल करनी जरूरी होती है, तो उसे छूट मिली हुई है अंडर सेक्शन 173। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स यानी संचालकों की जो सभाएं होती है उनकी संख्या कितनी हो सकती है, हमें एक साल में कितनी डायरेक्टर्स की मीटिंग को कॉल करना होता है और उन्हें पूरा करवाना होता है। तो इसके बारे में ओपीसी को छूट मिली हुई है कि जहां पर जो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी है उन्हें एटलीस्ट 4 मीटिंग्स
करनी जरूरी होती है, एक साल में या एक ईयर में उनको कम से कम 4 मीटिंग्स डायरेक्टर्स की करनी होती है। लेकिन ओपीसी को डायरेक्टर्स की मीटिंग करने की वैसे तो आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको ऊपर बताया है, क्योंकि वो खुद ही डायरेक्टर होता है, खुद ही मेंबर होता है, तो उसे ऐसी मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यदि वहां सदस्य संख्या 2 हो जाती है या 2 से ज्यादा हो जाती है तो उन्हें फिर डायरेक्टर्स की मीटिंग को कॉल करना जरूरी होता है। और ऐसी मीटिंग में भी उनको छूट मिली है, एग्जिबिशन मिली है, उनको विशेष अधिकार मिला है। वो इस तरह से मिला है कि जहां अदर कंपनीज में 4 मीटिंग्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, वहीं ओपीसी में ओनली 2 मीटिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो भी उस केस में जब मेंबर बढ़ जाते हैं, 1 से बढ़ के 2 या 2 से ज्यादा हो जाते हैं, तो उसे 2 मीटिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है अंडर सेक्शन 173। नेक्स्ट पॉइंट है कोरम। कोरम यानी गणपूर्ति, हिंदी में कहे तो गणपूर्ति। कोरम सदस्यों की वो संख्या होती है जो किसी वैलिड मीटिंग के लिए जरूरी होती है, यानी जिनकी प्रेजेंस किसी वैलिड मीटिंग के लिए अनिवार्य होती है, वो कोरम होता है। तो कोरम के जो प्रोविजंस हैं वो ओपीसी पर लागू नहीं होते। लेकिन फिर से वही बात, यदि सदस्य संख्या बढ़ जाती है, 2 या 2 से ज्यादा हो जाती है, तो फिर उस पे कंपनी अधिनियम के कोरम से कंसर्निंग जो भी प्रोविजंस हैं वो लागू रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग अंडर सेक्शन 96। तो एजीएम बुलाने की रिक्वायरमेंट प्राइवेट और पब्लिक कंपनी पर रहती है कि उसे प्रति वर्ष एजीएम बुलानी पड़ती है, अपनी वार्षिक साधारण सभा का आयोजन उनको करना पड़ता है। लेकिन एक ओपीसी के लिए ऐसा आयोजन आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो 1 पर्सन अकेला सब कुछ होता है, तो वहां पर एजीएम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है ईजीएम बाय ट्रिब्यूनल, यानी जो असाधारण मीटिंग होती है वो ट्रिब्यूनल के द्वारा बुलाना, न्यायालय के द्वारा बुलाना। तो ईजीएम से कंसर्निंग जो प्रोविजन है, यानी ईजीएम बाय ट्रिब्यूनल के जो प्रोविजंस हैं वो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी पर लागू होते हैं। लेकिन ओपीसी के लिए कभी भी ट्रिब्यूनल ईजीएम का ऑर्डर नहीं देता है अंडर सेक्शन 122। नेक्स्ट पॉइंट, रेजोल्यूशन इन एजीएम अंडर सेक्शन 122 क्लोज 3। एजीएम में जब रेजोल्यूशन पास करने की बात आती है तो वो रिजोल्यूशन जनरल होगा या स्पेशल होगा, ये डिपेंड करता है कि रिजोल्यूशन का सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस बात के लिए वो रिजोल्यूशन पास किया जा रहा है। यदि वो जनरल टास्क है तो जनरल रिजोल्यूशन पास होगा, लेकिन यदि वो स्पेशल टास्क है, जैसे मेमोरेंडम में कोई अल्टरेशन करना है, तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत होती है। तो इन अदर कंपनीज, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो पब्लिक कंपनी है, रिजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर आपको पास करना जरूरी होता है। लेकिन एक ओपीसी में रिजोल्यूशन पास किया हुआ मान लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यदि उस 1 पर्सन ने इसकी सूचना कंपनी को दे दी है और उस पर अपने इनिशियल करके उस पर डेट मेंशन कर दी है, तो वो स्पेशल और जनरल अक्वायर्ड टू रिक्वायरमेंट पास किए हुए मान लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में भी यही चीज है कि यदि किसी कंपनी की बोर्ड मीटिंग चल रही है और उन बोर्ड मीटिंग्स में स्पेशल और जनरल दोनों तरह के रिजोल्यूशन है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर, अकॉर्डिंग टू टास्क उन्हें पास किया जाना जरूरी होता है। लेकिन ओपीसी में ऐसा हो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो 1 पर्सन वहां सब कुछ होता है और उसके द्वारा वो जनरल और स्पेशल रिजोल्यूशन पास किए हुए मान लिए जाते हैं यदि उसने उसकी सूचना कंपनी को दे दी है और उन रिजोल्यूशन को पास करते हुए उसने अपने इनिशियल और डेट मेंशन कर दी है, तो वो पास किए हुए मान लिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसे हम रोकड़ प्रवाह विवरण भी कहते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ ओपीसी के अलावा जो अदर कंपनीज होती हैं उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी साथ में लगाना जरूरी होता है अंडर सेक्शन 2 क्लोज 40 ये बात
कहता है, लेकिन एक ओपीसी को इससे छूट मिली हुई है, उसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 134। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे ही रेडी हो जाते हैं उनको अनुमोदन के लिए भेजा जाता है कि वो सही है या नहीं है। तो अप्रूवल प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के केस में बोर्ड और चेयरमैन पहले उसे अप्रूव करता है, उसके बाद में ही वो एक्सेप्टेंस के लिए भेजे जा सकते हैं, जबकि ओपीसी के केस में ऐसा जरूरी नहीं है अंडर सेक्शन 134। अंडर सेक्शन 137 एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो स्वीकृति होगी वो कहाँ होती है? एनुअल जनरल मीटिंग में उसकी स्वीकृति होती है। तो अदर कंपनीज के लिए एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्वीकृति के लिए रखे जाने जरूरी होते हैं, जबकि 1% कंपनी के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको एग्जेम्पशन मिली हुई है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द रजिस्ट्रार। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अदर कंपनीज, चाहे प्राइवेट है चाहे पब्लिक है। हम यूं कहें कि 1% कंपनी को छोड़ करके उन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिस दिन एजीएम होती है, एजीएम के 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज वो रजिस्ट्रार को सबमिट करने जरूरी होते हैं, जबकि ओपीसी के लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है। तो ये कुछ प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशंस थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। बहुत इजी है और मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे की क्लास तक थैंक यू।